अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं हूं वजीह सानी। शहजाद इकबाल की अदम मौजूदगी में ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में PTI का काफिला कल इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचा और PTI की जानिब से लाहौर की तरफ इस मार्च का मकसद पंजाब असम्बली के अपने 26 मुअत्तल अरकान से इजहार यकजहती बताया जा रहा था। मगर आज वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने यह ऐलान कर दिया है कि PTI की 90 रोज़ आर या पार सियासी तहरीक का आगाज़ कल रात से लाहौर से शुरू हो चुका है। मगर अली अमीन गंडापुर की जानिब से 90 रोज़ की तहरीक के इस ऐलान ने पार्टी में फिर इख्तलाफात को जन्म दे दिया है, क्योंकि PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र जो कल से लेकर आज तक PTI के काफिले, प्रेस कॉन्फ्रेंसों या इजलासों में कहीं नज़र नहीं आई। उन्होंने अली अमीन गंडापुर के इस ऐलान पर कड़े सवालात उठा दिए हैं, जबकि अली अमीन गंडापुर के इस ऐलान ने एक बार फिर पार्टी की सफ़ों में मुज़ाकरात या मुज़ाहिमत के सवाल पर जारी कन्फ्यूजन और तज़ाद को भी वाज़ेह कर दिया है। क्योंकि आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अली अमीन गंडापुर ने यह भी दावा किया कि इमरान खान फैसला साजों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, जबकि इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने कुछ रोज़ कबल ये दावा किया था कि बानी PTI इमरान खान ये वाज़ेह कर चुके कि अब किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे बल्कि सिर्फ तहरीक चलाई जाएगी। इसलिए अब सवाल यह है कि PTI इस नई तहरीक का मकसद हुकूमत पर मुज़ाकरात के लिए दबाव डालना है या ये तहरीक शुरू ही इसलिए की जा रही है क्योंकि अब मुज़ाकरात का कोई ऑप्शन नहीं है। पहले सुनिए कि आज अली अमीन गंडापुर ने तहरीक शुरू करने से मुताल्लिक़ क्या कहा। पूरे पाकिस्तान के तमाम पार्लियामेंटेरियंस की और लीडरशिप की एक मीटिंग हुई है लाहौर में, जिसमें ये फैसला किया गया है कि आगे के लिए हमने किस तरह के लामल के साथ आगे बढ़कर इस तहरीक को दोबारा से 5 अगस्त तक पीक पे लेके जाना है और उसके बाद एक फैसला करना है कि आगे हमने कैसे बढ़ना है। एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। फिर इस सियासत का कोई फ़ायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि ये सियासत नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर हम सियासत ही ना करें। अली अमीन गंडापुर ने यह भी वाज़ेह किया कि 5 अगस्त कोई डेडलाइन नहीं है, बल्कि 5 अगस्त 90 रोज़ा तहरीक का उरूज होगा और इस तहरीक का मकसद अवाम के आइनी हुकूक की बाजियाबी है। 90 दिन का हदफ अपने लिए रखा है जिसमें फैसला करेंगे कि सियासत करनी भी है या नहीं। तहम दिलचस्प बात यह है कि अली अमीन गंडापुर माजी की तरह इस बार भी आर या पार की बात तो कर रहे हैं, मगर साथ ही आज उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ये दरख्वास्त भी की कि उन्हें लाहौर में सिर्फ एक जलसा करने के लिए NOC जारी किया जाए। हिम्मत है, अगर तुम वाकई जमहूरी हो, सियासी हो, तो आओ, मैं आपको दावा देता हूँ मेरे सूबे में सारी पार्टियाँ इकट्ठी होकर जलसा करो, मैं आपको फैसिलिटेट करूँगा। और मुझे फैसिलिटेट भी ना करो आप, मुझे सिर्फ जलसे की एक NOC दे दो जिस शहर में मैं मांगूँ। पहली NOC मैं लाहौर में मांग रहा हूँ। मरियम नवाज से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को एक जमहूरी खातून कहती हैं, आप मेरी इस रिक्वेस्ट को माने और आप मुझे लाहौर में खैर मीनारे पाकिस्तान पे आपकी टांगें काम जाती हैं या कांपे टांग जाती हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी, तो मैं ये कहूँगा कहीं पर भी दे दो, कहीं पर भी दे दो, इजाज़त दे दो, मैं तुम्हें बताऊंगा। और मैं तुमसे ये भी वादा करता हूँ कि मैं पख्तूनख्वा से लोगों को भी लेके नहीं आऊँगा। वो तो मुझे मजबूर लाना पड़ता है, आप रास्ते बंद करते हो तो मुझे लाना पड़ता है। पख्तूनख्वा से लोगों को भी नहीं लाऊंगा, यहीं पे जलसा होगा और जिस जिले में जलसा होगा मेरा ये भी वादा है उस जिले के अलावा भी लोगों को नहीं बुलाऊंगा। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने आज ये दावा भी किया कि इमरान खान खुद पर होने वाले जुल्म के बावजूद पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर बात फैसला साजों से होगी। फैसला साज अपने से किसी को बिठा लें, अपने साथ किसी को भी बिठा लें तो हमें एतराज़ नहीं। अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि 90 दिन में मुज़ाकरात करें और मसाइल ख़त्म करें, मगर अहम बात यह है कि उनका ये बयान इमरान खान की हिदायत के बरअक्स नज़र आता है, क्योंकि कुछ रोज़ पहले इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ये दावा कर चुकी हैं कि इमरान खान ने अब किसी से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात न करने का है। अब मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ तहरीक चलेगी। हमने अपने इदारे खुद ठीक करने हैं, आए मिल के बैठे, अपनी गलती को माने और आगे बढ़े। इमरान बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए बावजूद इसके कि जो जुल्म उसके साथ हुआ है, मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। आए बैठे, अपनी गलतियों को माने, अपनी गलतियों को सुधारें, अपनी ज़ात से निकलें, अपनी अनाज से निकलें और एक कौम बन के सोचें। उसके लिए इमरान खान साहब ने पहले भी कहा है, बार बार कहा है
आओ बैठो, मसले को हल करो। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उसके साथ मैं क्या बात करूंगा। तो फैसला साजों के साथ मैं बात करूंगा, फैसला साज में साथ और लोगों को बिठाता है तो बिठा ले, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं फैसला साज को इसलिए बिठाऊंगा कि मैं उस बंदे से बात करके मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं कर सकता जिसके पास इख्तियार ही ना हो। हमने तो आपको इमरान खान का पैगाम दे दें वो आपको दे दिया है। आज अगर गौहर साहब को नहीं पता तो आज पता चल जाएगा मीडिया से जो इमरान खान ने कह दिया है। और मुज़ाकरात की कोई बातचीत इमरान खान ने नहीं की है। यानी एक बार फिर पीटीआई के अंदर मुज़ाकरात या मुज़ाहमत को लेकर मुतज़ाद मौक़िफ़ सामने आ रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी सूरत हाल में पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र जो पंजाब में पार्टी को मुतहरिक करने में अहम किरदार अदा कर रही थी, वो कल से लेकर आज तक पीटीआई की सियासी सरगर्मियों से गायब रहीं। और आज जब पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से आलिया हमजा से मुताल्लिक़ सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि आलिया हमजा नाराज़ हैं, मसरूफियत के बायस आज नहीं आ सकें। देखिए, आलिया हमजा बीबी के आज और प्रोग्राम थे, मेरी कल उनसे बात हुई। उन्होंने एक अपना प्रोग्राम मुरतब किया हुआ है पूरे पंजाब के, आज वो दौरे पर हैं। मैंने उनसे गुजारिश ज़रूर की थी कि अगर हो सके तो वो आएँ, लेकिन वो अहम कामों में मशगूल हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी नाराज़ नहीं आई या उनको बुलाया नहीं गया, उनका पहले से एक मुरतब प्रोग्राम था, उसके तहत वो आज काम कर रहे हैं। मगर सलमान अकरम राजा की इस वजाहत के जवाब में आलिया हमजा ने सोशल मीडिया पर हैरानी का इजहार करते हुए लिखा कि वैसे तो मेरे तक पहुंचने वाली कुछ इत्तलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ़ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। साथ ही आलिया हमजा ने ये सवाल भी उठाए कि क्या कोई रोशनी डालेगा कि इमरान खान की रिहाई के लिए किस लाहेबल का कल या आज ऐलान हुआ, तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी, 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया। अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। यानी पीटीआई पंजाब की सीनियर ओहदेदार आलिया हमजा पार्टी की मरकजी क़यादत के ऐलानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं, जबकि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर आर या पार और ज़िंदगी और मौत के दावे करना शुरू कर दिए हैं। ये उसी किस्म के दावे हैं जो अली अमीन गंडापुर इमरान खान की रिहाई की तहरीक के लिए पिछले 1-1.5 साल से करते आ रहे हैं। मगर इन दावों के बावजूद ना अभी तक पीटीआई की रिहाई मुमकिन हुई, न ही पीटीआई अपने किसी और मकसद में कामयाब होती नजर आई है। आपने सुना अली अमीन गंडापुर पिछले 1-1.5 साल से बुलंद बांग दावे करते रहे, मगर इन दावों के बावजूद माजी में मुतादिद मौक़ों पर देखा गया कि उन समय दीगर रहनुमा या तो एहतजाज में शरीक ही नहीं हुए या फिर एहतजाज के दौरान अपने कारकुनों को तन्हा छोड़कर चले गए। आज इसी बारे में जब अली अमीन गंडापुर से सवाल हुआ कि क्या आप दोबारा तो कारकुनों को तन्हा छोड़कर नहीं चले जाएंगे, जिस पर अली अमीन गंडापुर गुस्से में आ गए और सहाफ़ी पर किसी के कहने पर सवाल करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। भाई मेरी बात सुनो, मैं इसका जवाब सबसे आखिरी बंदा डी चौक के मुशर्रफ साहब मैं था। मैंने खान साहब को बिल्कुल नहीं छोड़ा, मुझे पता नहीं बात उल्टे हो भाई। एक मिनट आपको लगता है कि आपने गलत किया? मैं आखिर तक खड़ा रहा, आपने कारकुनों को अकेला आपने भाई मैंने छोड़ा ही नहीं है, सबसे आखिर तक मैं खड़ा रहा हूँ। फिर आप असेंबली में कैसे पहुंच गए? आपने कहा कि मैं छुपा नहीं पहुंचा, तो क्या सवाल कर रहे हो? किससे कहने पे कर रहे हो? आवाम इत्तेमाद करेगी आपके ऊपर। मेरे पे आवाम का इत्तेमाद है, रहेगा। आप किसके कहने पे सवाल कर रहे हो? आप कर रहे हो, आप फिक्स मैच नहीं खेलते, आप खेलते हो, आप फिक्स मैच नहीं खेलते। कहा है ना फोन करके मोबाइल में जी जी सवाल करना, जी जी लेकिन सर हमारा काम तो सवाल करना है। ओके ओके। दूसरी तरफ JUIF के अमीर मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के बयान के बाद पीटीआई और JUI एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। कल मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अमीन गंडापुर की पीटीआई के अंदर से ही तब्दीली की ख्वाहिश जाहिर की, जिसके बाद JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने हमारे ही प्रोग्राम में वजाहत करते हुए बताया था कि अली अमीन गंडापुर उनकी जमात के लिए नापसंदीदा शख्सियत हैं। अगर पीटीआई गंडापुर को हटाकर किसी और को सामने लाए तो JUIF हिमायत करेगी। जिसके बाद आज अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए कहा कि 3 अरकान के अलावा मौलाना के सारे लोग फॉर्म से इंतखाब हुए। अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान को एक चैलेंज भी दे दिया। हमारी पार्टी ने कहा कि जी आप उससे बात ना करें, बीच में हमारे साथ भाई वो हमारे अलायंस में आएगा। मैंने पहले भी इनको बोला था ये मुनाफिक आदमी है, लेकिन मैं चुप हो गया। अब ये जो कह रहा है कि पख्तूनख्वा में जैली मैंडेट है,
मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि फार्म 45 खुलवाते हैं पूरे सूबे में, इसके 3 लोगों के अलावा। इसके सारे फार्म 47 है, ये खुद फार्म 47 है। और मैं यही बताना चाहता हूँ पूरी कौम को कि मौलाना साहब अंदर से अभी भी मिला हुआ है, और ये जो बातें कर रहा है, तो मौलाना साहब मैं तेरी औकात देखना चाहता हूँ। तू तगड़ा हो जा, तू तगड़ा हो जा, तू आगे गिरा ले, तू आगे गिरा ले। तेरी तकलीफ का मुझे अंदाज़ा है। तुमने इस्लाम के नाम पे वोट लिया, इस्लाम के नाम पे वोट लेने के बाद पख्तूनख्वा के लोगों के सेंटीमेंट ज़रा ज़्यादा हैं, प्रो इस्लामिक ज़्यादा हैं। उधर तुमने उनको बेवकूफ़ बनाया हुआ था। इमरान खान ने साबित किया कि वो इस्लाम का सफ़ीर है। उसने इस्लाम का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा, नामूस रिसालत का मुकदमा लड़ा। लोगों को पता चला कि तुम सिर्फ धोखा दे रहे हो, तुम्हें लोगों ने धुतकारा, ठुड्डे मार के निकाला, इमरान खान को सपोर्ट किया। आज तेरी हालत ये है, अपने हल्के में तेरी जमानत जब्त है, मैं ना हूँ, तेरी जमानत जब्त है। औकात तेरी ये रह गई है, अपने हल्के में तू इलेक्शन नहीं लड़ सकता। फार्म 47 से आया, तू बलूचिस्तान से हुआ है, बातें तू पख्तूनख्वाही कर रहा है। तू बैठा है जहाँ पर इस वक्त, तू खुद फार्म 47 पे है, तू जेली मैंडेट की बात कर रहा है। अच्छा, एक और काम भी कर लेते हैं। मौलाना साहब कहते हैं ना जेली मैंडेट है। मैं अभी आज फिर चैलेंज करता हूँ मौलाना साहब, आपको पहले मैंने हराया गैर मौजूदगी में, फिर मेरे भाई ने हराया। आज ये तुम्हें चैलेंज है, हर पोलिंग पे कैमरा मैं लगाऊंगा, पैसे मैं लगाऊंगा, मेरा भाई इस्तीफा देगा, तू और मेरा भाई इलेक्शन लड़ेंगे। तू जीत गया, मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़ेगा, तू नमाज पढ़ाएगा। इसके बाद पता तेरे पीछे नमाज भी होती है कि नहीं होती। अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान लफ्जी जंग। पीटीआई की 90 रोज़ा एहतजाजी तहरीक समेत दीगर मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वज़ीर आज़म के मुशीर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक लेकर पहुँच गई है पीटीआई पंजाब में, और यूँ लगता है कि इस बार पंजाब को अपना मरकज़ बनाना चाहती है। आपकी हिकमत अमली क्या होगी? देखें, हमारी हिकमत अमली यही होनी चाहिए और इंशाअल्लाह ताला यही होगी कि अगर वो पुरअमन रहें और एक जमहूरी अंदाज़ में अपना जो भी उनका मौक़िफ़ है उसको जो है वो लोगों के सामने रखना चाहें, तो कानून के मुताबिक उन्हें इजाज़त है तो वो रख सकेंगे। और अगर वो वायलेंस की तरफ जाएं तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा। और अगर उनका मकसद जो है वो अदम इस्तेहकाम पैदा करना है और पाकिस्तान को तरक्की के उस रास्ते से रोकना है जो रास्ता इस वक्त काफ़ी हमवार है, वाज़ेह है, और मार्का हक़ की कामयाबी के बाद और मौजूदा हुकूमत की मेहनत के बाद जो एक इकॉनमी का रिवाइवल हुआ है और पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जो है वो गामज़न हुआ है, तो अगर उसको रोकना उनका एजेंडा है तो फिर यकीनन उनको जो है वो सख्ती से रोका जाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान जो है वो दोबारा उस सूरत हाल से दो चार ना हो जिस सूरत हाल से वो 21-22 में, जबकि इनकी गवर्नमेंट थी और इन्होंने जो है वो 2-3 साल में जो हशर इकॉनमी का किया, तो उस सूरत हाल से दोबारा दो चार ना हो। राना साहब, इसका मतलब है आप हमें खबर दे रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर कहते हैं एक जलसे की हमें एनओसी चाहिए, हम पुरअमन रहेंगे, तो वो आप एनओसी देने जा रहे हैं। आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि अगर पुरअमन जलसे का वो वादा करते हैं तो एनओसी देगी पंजाब हुकूमत। देखें जी, अगर देखें ये जो जलसा होता है इसको वहाँ की जहाँ की भी जिस जगह पे भी वो इजाज़त मांगेंगे, वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इजाज़त देनी होती है, उन्होंने इन चीज़ों को की असेसमेंट करनी होती है। अगर वहाँ की लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये समझेगी कि ये पुरअमन रहेंगे, लोगों के जानो माल की हिफाजत रहेगी, तो वो इजाज़त दे सकती है। अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे जलसा करने की ख्वाहिश जो है वो रखते हैं। लेकिन राना साहब, आप भी जानते हैं कि ये जो लोकल इंतज़ामिया होती है ये इशारा देखती है, इसकी नज़र होती है हुकूमत पर, जो सूबाई हुकूमत है वहाँ से अगर इशारा हो तो इजाज़त मिल जाती है, वहाँ से इशारा ना हो तो फिर कितना ही पुरअमन क्यों ना हो और कहीं जहाँ मर्जी वो जलसा करना चाहें इजाज़त नहीं मिलती। आप भी जानते हैं इस बात को।
नहीं, अगर कोई इस किस्म का इशारा जो है वो रास्ते में हायल हो तो जो है वो हाई कोर्ट जो है वो चले जाते हैं, वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस हो जाती हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनके साथ सलमान अकरम राजा साहब भी तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने वहाँ पे जो गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू को सुनने के बाद क्या कोई ये कह सकता है कि इनके मकासद जो हैं वो पुरअमन है? ये मुल्क में अफरा तफरी नहीं चाहते, ये मुल्क में अनारकी नहीं चाहते, ये मुल्क में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते। उनका उससे तो मालूम होता है कि उनका एजेंडा ये है। उन्हें ये फ़िक्र लाहक है कि पाकिस्तान कहीं जो है वो इकनॉमिक रिवाइवल और खुशहाली की तरफ आगे बढ़ ना जाए, आम आदमी की ज़िंदगी आसान ना हो जाए और पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट से बच के जो है वो इकॉनमी के जो है वो की बेहतरी की तरफ चल पड़ा है, तो ये कहीं वाकई कहीं कामयाब ना हो जाए। तो उनको तो इस चीज़ की फ़िक्र पड़ी हुई लगती है और वो किसी न किसी से। आप मुझे बताएं कि इनके जितने भी इक़दामात हैं, वो IMF के दफातर के बाद मुजाहरे ले लें, वो लोगों को जो है वो रिमिटेंस भेजने से मना करना ले लें, इनका हर कदम जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को डिबोने और उसको डिफ़ॉल्ट करवाने की तरफ जो है वो इन्होंने उठाया राना साहब। और अब भी ये सिर्फ इनका मकसद अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। देखिए राना साहब, राइट टू असेंबली, प्रोटेस्ट, एहतजाज, ये तो इनका जमहूरी हक़ है। 90 दिन का इन्होंने अपना टाइम दिया है एक इस सब में। एक जलसा आप भी NOC देकर देख लें, अंदाज़ा हो जाएगा कितने पुरअमन वादा कर रहे हैं, पुरअमन रहेंगे। दे दें मौका। चलें, ये तो फिर जब वो एप्लीकेशन देंगे और उसके बाद फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जब इनसे देखें, इससे पहले भी इनको बड़े मौके मिले हैं, लेकिन इन्होंने हर मौका जो है वो जब भी इनको मिला है तो उसके बाद इन्होंने जो किया है वो सारा जो है वो इस बात का गवाह है कि इनके क्या रवैये होते हैं। लेकिन बहरहाल ये एप्लीकेशन दें, उसके ऊपर इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है वो ज़रूर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गौर करेगी। अच्छा राना साहब, दूसरी जो पेशकश की है, उन्होंने कहा है कि ये जो बेनिफिशरी हैं इस निज़ाम के, ये आके हमसे बात करें, हमसे दलाइल पर बात करें। उन्होंने मुज़ाकरात की दावत दे दी है। इमरान खान जो कल तक मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे, आज अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह किया कि इमरान खान भी बातचीत के लिए तैयार है। तो क्या आप इस पेशकश को संजीदा लेंगे? उनका ये मौक़िफ़ है कि माफ़ी मांगें, बैठ कर बात करें। और हम सब ये जानते हैं कि बैठ कर बात करने से ही मसले का हल निकलेगा। क्या आप बैठकर बात करने पर तैयार हैं? जी, हम तो हमेशा बैठ के बात करने को तैयार हैं। हम तो हमेशा जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग पे यकीन रखने वाले लोग हैं। हम तो उस वक्त भी इनके साथ बैठ के बात करने को तैयार थे जब ये बरसे इक़्तिदार थे और हमारे ख़िलाफ़ जो है वो झूठे केसेस बना रहे थे। लेकिन अब इनका जो रवैया है, ना ये उस वक्त बैठने को तैयार थे, ना आज तैयार है। जो मैंने सुना है उसमें तो उन्होंने ये कहा है कि हम उन लोगों से बात करेंगे जिनके पास इख्तियार है, हम उन लोगों से बात करेंगे जिनके पास पावर है। अगर वो किसी और को उस बात में शामिल करना चाहते हैं तो कर ले, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। तो मैंने तो ये बात उन्हें जो है वो कहते सुना है, तो उससे तो फिर साफ ज़ाहिर होता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात करना चाहते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ, पॉलिटिकल जो है वो लीडरशिप के साथ बात करने को तैयार नहीं है। राना साहब, आपकी बात भी दुरुस्त है। उन्होंने ये कहा कि हम इख्तियार क्योंकि मुक़्तदरा के पास है तो बात हम उनसे करेंगे, वो अपने साथ आपको बिठाए रखते हैं तो हमें इतराज़ नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि आइए हमसे दलाइल से बात कीजिए। ये जो दलाइल से बात करने की पेशकश है, ये हुकूमत के लिए है, ये उनके सियासी मुखालिफिन के लिए है, जिसमें वो कहते हैं कि हम दलील देंगे कि किसकी कितनी गलतियाँ हैं, सब अपनी गलतियाँ माने, सबकी गलतियों का इतराफ़ हो और फिर जिसकी गलती हो वो उससे मुआफ़ी मांगे। ये उनकी पेशकश है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखें, हम जब ये पिछले तकरीबन 1 माह में या 1.5 माह में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कोई मैसेज नहीं भेजा या कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं दी
उन्होंने बाकायदा खुद अपोजिशन के पास जाके ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इनकी सीटों पे जाके उन्होंने इनको खुद कहा है कि आएँ, बैठें, पॉलिटिकल डायलॉग करें, बैठें, बात करें। और यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं है, आप स्पीकर ऑफिस एक यानी कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, तो वहाँ पे आप आ जाएं, मैं भी वहाँ पे आ जाऊँगा और वहाँ पे बैठ के बात शुरू करें। तो आप मुझे बताएं कि अगर वो बात करना चाहते हैं तो फिर ये 90 दिन, ये 5 अगस्त, ये लाहौर की तरफ जो है वो चढ़ाई, इसकी क्या ज़रूरत है? ये बात जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है, वो स्पीकर साहब को कहें कि जी हम कल आ रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब को अपना जो है वो इतला कर दें, हम वहाँ पे बैठ के बात शुरू करते हैं। लेकिन राणा साहब उनकी तरफ से बिल्कुल बात करना नहीं चाहते, ये मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। उनका जो उज़्र है वो आप सुन रहे हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हुकूमत चाहती है संजीदगी से मुज़ाकरात हो तो हमारे लोगों को इमरान खान साहब से जेल में मिलने की इजाज़त दे, क्योंकि हम अपने लीडर के बिहाफ पे मुज़ाकरात करेंगे, हम उनसे मुशावरत करेंगे किन मौज़ूआत पर बात करनी है। हुकूमत इतनी बाइख्तियार नहीं है कि वो हमारे लोगों को इमरान खान से मिलने की इजाज़त दे सके। हमने पहले भी उनसे कहा है, जब वो इतनी बाइख्तियार नहीं है तो उनसे मुज़ाकरात क्या करें? इस उज़्र का क्या जवाब देंगे आप? नहीं, ये सिर्फ उनका प्रोपेगेंडा है, रोज़ मिलते भी हैं, फिर जो है वो कभी लिस्ट का झगड़ा पड़ जाता है, कभी कहते हैं जी हमारे नाम बदल दिए गए हैं। भाई अगर नाम बदल दिए गए हैं तो आप मुलाकात ना करें। मुलाकातें तो हर हफ्ते में 2 दिन वो उनकी हो रही हैं। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब जुडिशल कस्टडी में हैं, वो कॉन्विक्ट हैं और उनको उनकी मुलाकात जो है वो रेगुलेट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म से हो रही है, वो कोई हमारे या गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे नहीं हो रही। अगर वहाँ पे कोई इशू है तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा पिटीशन दायर कर सकते हैं। उन्होंने पहले भी जितनी भी उन्होंने वहाँ पे सहूलतें ली हैं, एक्सरसाइज का सामान लिया है, खाने वगैरह के मामलात हैं, तो सारे उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद में पिटीशंस करके लिए हैं। तो अगर वहाँ पे कोई इशू है मुलाकात का तो वो उन्हें हाई कोर्ट जो है वो पिटीशन करनी चाहिए, उसके मुताबिक उसको रेगुलेट करवाएं। अच्छा, वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें, ताकतवर शख्सियत से मुलाकात करें। आप का इस पर क्या मौक़िफ़ है कि आप इसे फैसिलिटेट करेंगे या इसके हक़ में हैं, या आप समझते हैं कि ये गैर ज़रूरी मुतालबा है? देखिए, इसमें मेरा कोई मौक़िफ़ नहीं है और ना ही हुकूमत का कोई मौक़िफ़ हो सकता है। अदारे के जो तर्जमान हैं वो DGISPR हैं और वो ऑन रिकॉर्ड हैं। उन्होंने मुतअद्दिद बार ये कहा है कि पॉलिटिकल डायलॉग जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान होने चाहिए। हमारा मैंडेट नहीं है कि हम ये मुज़ाकरात करें। तो इसके ऊपर उनका जब एक वाज़ेह मौक़िफ़ है तो उसमें किसी के फैसिलिटेट करने या किसी के बात करने का तो सवाल पैदा नहीं होता। अच्छा, अब पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा, ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद अली अमीन गंडापुर को हटाने के लिए आप मिलकर एक महाज बनाएं, आप पीपल्स पार्टी को भी साथ मिला लें। मौलाना साहब से भी वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है, तो क्या ऐसा करने जा रही है नून लीग? जी बिल्कुल, नून लीग ऐसा करने नहीं जा रही। मौलाना ने जो बयान दिया है एक दिन पहले बड़ा वाज़ेह है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई तब्दीली आनी है या लाई जानी है तो वो PTI लाए, अपने अंदर से लाए। अगर वो हटाना चाहती है अली अमीन गंडापुर साहब को तो हटा दे और उनकी जगह पे जिसको लाना चाहती है वो ले आए। और इस बारे में कोई हमारे साथ JUI की या पीपल्स पार्टी की या किसी और जमात की इस बारे में कोई ना तो कोई मीटिंग हुई है ना इस बारे में कोई सोचो विचार है। बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस अहम मौजू पर अपनी कीमती राय हमें दे रहे थे। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम जानेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रही है। हुकूमत के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस हैं, वो क्या रास्ता इख्तियार करेगी। एक ब्रेक के
वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में बैठक लगाकर बैठ गई है। 90 दिन का वक्त है। 5 अगस्त को तहरीक अपने नुक्ताए उरूज पर पहुंचेगी। हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मंसूर अली खान। मंसूर अली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है, आपको क्लैरिटी दिखाई दे रही है या कन्फ्यूजन है? एक जानिब 5 अगस्त की डेडलाइन है तो दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर 90 रोज़ की बात कर रहे हैं, जो कि अक्टूबर में जाके कोई डेडलाइन सेट हो रही है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद सोर्सेस से जो है वो हमारी बात हुई है पिछले 24 घंटे में, और गंडापुर साहब की जानिब से ये जो ऐलान किया गया है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रैंक्स एंड फाइल्स के अंदर जो है बड़ी शदीद कन्फ्यूजन पाई जाती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चंद हल्के तो जो हैं वो बड़ा गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि ये किस किस्म का अनाउंसमेंट था, जब हम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि 5 जुलाई तक जो है वो मामला अपनी पीक के ऊपर होना चाहिए, जब एक्सपेक्टेड है कि इमरान खान साहब के साहबजादे जो हैं वो पाकिस्तान में लैंड करेंगे, तो ये 90 दिन की डेडलाइन देने की क्या जरूरत थी। अब कुछ लोग इसको उसी शाखसाने का ही एक किस करार दे रहे हैं, जो पहले भी गंडापुर साहब की जानिब से एहतजाज हुआ और आखिरी मोमेंट्स के ऊपर जो है वो एहतजाज को छोड़ के वो केपी की तरफ जो है वो चले गए थे। यहाँ पे भी जो है एक और जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम पिछले 12 घंटे में, और मैं अब आपको लाहौर के हवाले से कम खबर दे रहा हूँ कि पंजाब की जो चीफ ऑर्गेनाइजर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आलिया हमजा साहिबा, उनको डिलिबरेटली पिछले 2 मीटिंग्स के अंदर, एक तो जो एक फार्म हाउस के ऊपर जो इनका फंक्शन हुआ और उसके बाद आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जिस तरह डिलिबरेटली इग्नोर किया गया, उससे भी पार्टी के अंदर जो है वो बड़ा शदीद, खासतौर पे पंजाब के चैप्टर के अंदर बड़ा शदीद गम गुस्सा पाया जाता है कि एक चीफ ऑर्गेनाइजर जिसका एक्चुअल काम है पंजाब की लीडरशिप को आगे लेके चलना, उनको अगर आप नहीं बुलाते और उनको जानबूझ के उनको साइडलाइन किया जाता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हो सकता है इस वक्त जब आपका प्रोग्राम जो है वो चल रहा हो तो हम एक ऑडियो भी जो है वो रिलीज करने लगे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा की, जिसमें आलिया हमजा को कैटेगोरिकली कहा गया, उनको कन्वे किया गया कि आपने इस फंक्शन में नहीं आना, क्योंकि ये सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस का फंक्शन है, तो आपकी यहाँ पे किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, उज़र आलिया हमजा की बात कर लेते हैं। उज़र ये दिया गया कि सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस का फंक्शन है, लेकिन जो केपी से काफिला आया मंसूर साहब, हमने देखा कि उसमें हर तरह के लोग हैं, ज़िले सतह के लोग भी हैं, डिस्ट्रिक्ट की सतह के लोग भी हैं। तो फिर आलिया हमजा जो कि बड़ी एक्टिव वॉइस है, पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, उन्हें दूर रखने की वजह क्या हो सकती है? अच्छा, देखिए, आलिया हमजा को चीफ ऑर्गेनाइजर के ओहदे से हटाने की जो मूव है उसको अब तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने से जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जिसमें कोशिश की जा रही है कि उनको हटा दिया जाए, और उसमें सेंट्रल जो लीडरशिप है वो उनकी तरफ से बेसिकली नाराज़गी का इजहार है कि आलिया हमजा के साथ जो है वो काम करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारे ज़राए ये भी बताते हैं कि इमरान खान साहब तक भी ये पैगाम पहुँचाए गए कि बेहतर है कि इनको हटा दिया जाए और इनकी जगह किसी और को लाया जाए, लेकिन इमरान खान साहब इस बात के ऊपर जो है वो बजिद रहे कि नहीं, आलिया हमजा ही जो है वो पंजाब के मामलात को देखेंगी। हमारी इत्तलात के मुताबिक आलिया हमजा इस फंक्शन से 2 दिन तक बार बार लीडरशिप से पूछती रही कि बताइए आपका प्रोग्राम क्या है, हमने आपके लिए इस्तकबाल की जो है वो तैयारियां करनी है, हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाने हैं, मुख्तलिफ कैंप्स बनाने हैं आपके रस्ते में, जहाँ पे हमारे जो रीजनल जो ओहदेदार हैं वो आपके ऊपर गुलपाशी करेंगे और इस तरह की अरेंजमेंट्स करेंगे। लेकिन उनको बार बार ये कहा गया कि जी हम आपके साथ प्रोग्राम शेयर नहीं कर सकते, और शेयर ना करने की वजूहत है कि हम आखिरी मोमेंट तक जो है इस चीज को सीक्रेट रखना चाहते हैं। आलिया हमजा साहबा मेरी इत्तलात के मुताबिक कल रात तक माफ़ कीजिएगा, कल रात तक जो है वो बार बार पूछती रही, लेकिन उनके साथ ये प्रोग्राम शेयर नहीं किया गया। चलें, एक मोमेंट के लिए वो जो एक फंक्शन हुआ उससे तो चलें पार्लियामेंटेरियंस का भी अगर कह दिया जाए, लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तो कम से कम उनको बुलाया जा सकता था। लेकिन आज भी ये कहा गया कि जी वो अपने किसी प्रोग्राम्स में बिजी हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक हमारे ज़राए ये बता रहे हैं आलिया हमजा साहबा की आज किसी किस्म के कोई प्रोग्राम्स नहीं थे, उनको डिलिबरेटली जो है वो साइडलाइन किया गया आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा मंसूर साहब, तीसरी चीज़ जो एक और कन्फ्यूजन का बायस है वो है मुज़ाकरात की पेशकश। गो बड़े सख्त अल्फाज में गो सिस्टम के बेनिफिशियरी कहकर मुज़ाकरात पर इत्तेफाक किया गया, लेकिन इमरान खान का कैटेगोरिक पैगाम आ चुका है कि अब दरवाजे बंद हो चुके हैं मुज़ाकरात के, किसी से कोई बात नहीं होगी। और अली अमीन गंडापुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एहतजाजी तहरीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कह रहे हैं कि हाँ, हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं जो इस सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं। तो ये मुज़ाकरात की दावत, इमरान खान की जानिब से इनकार, अली अमीन गंडापुर की जानिब से दावत, क्या मामला है, क्या कन्फ्यूजन है?
देखिए, मैं आसान अल्फाज में अगर मैं एक डायग्राम के जरिए आपको समझा सकूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एक गाड़ी का नाम है जिसका जो स्टीयरिंग व्हील है, अगर आप उसे इमरान खान तस्वुर करें तो जो इस गाड़ी के जो चारों पहिए हैं वो स्टीयरिंग व्हील के कहने के ऊपर नहीं चल रहे, वो अपनी मर्जी से चल रहे हैं, वो अपनी मर्जी से मुड़ते हैं, अपनी मर्जी से ब्रेक लगाते हैं, तो वो स्टीयरिंग व्हील की किसी जरूरत जो है वो कोई बात नहीं मान रहे। इमरान खान साहब की जानिब से अभी हालिया दिनों के अंदर आपने देखा कि जो केपी असेंबली का जो बजट था उस हवाले से बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि जनाब उसे किसी सूरत पास नहीं किया जाएगा जब तक इमरान खान साहब की अप्रूवल नहीं आती, लेकिन इसके बावजूद उसे पास किया गया। मेरी इत्तलात के मुताबिक आलिया हमजा की चूंकि हम बात कर रहे थे, आलिया हमजा ने इसके ऊपर भी जो है वो बड़ा क्रिटिसाइज किया था और इस पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि जब एक वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस आई हैं इसके बावजूद ये बजट किस तरह पास हो गया। तो इसलिए पार्टी के बहुत से फैसले अभी जो आप देख रहे हैं और आने वाले हफ्तों के अंदर भी, बल्कि जिस तरह ये तहरीक आगे चलेगी तो आपको बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस मेरी इत्तलात के मुताबिक मिलेंगे जिसमें इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली कुछ और होंगी, लेकिन गंडापुर साहब या जो दीगर लीडरशिप है वो फैसले अपनी मर्जी से जो है वो पार्टी के हवाले से कुछ और करेगी। अच्छा, नून लीग की जानिब से गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की जानिब से अली अमीन गंडापुर पर यह तनकीद होती रही है कि बाहर भड़के मारते हैं और जहां हाथ बांधकर खड़ा होना होता है वहां ये हाथ बांधकर खड़े होते हैं। तो आज भी ख्वाजा आसिफ ने भी ये बात कही थी। आज हमने जब देखा तो बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ख़ास तौर पर, और सारी बुराइयों का जिम्मेदार करार दिया उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को। तो ये वही भड़कों का हिस्सा है या इस दफ़ा वो सीरियस एक्शन में दिखाई देंगे उनके खिलाफ? नहीं, मेरे ख्याल में ये वही भड़के हैं। ये पहले भी हम कई दफ़ा सुन चुके हैं। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब एहतजाज किया गया था तो गंडापुर साहब की जानिब से उस वक्त भी कहा गया था हम सर पे कफन बांध के निकल रहे हैं। हमने अपने घर वालों को भी बता दिया है अब जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं होते हम वापस नहीं आएंगे। लेकिन जारी बात है ये सियासी भड़के हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब भी ये जो 90 डेज़ का जो एक अल्टीमेटम दिया गया है जी, इसके बाद हम सियासत छोड़ देंगे अगर इमरान खान साहब को रिहा ना किया गया। 90 दिन भी गुजरेंगे और आप देखिएगा सियासत भी कोई नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात ये कि ये इस किस्म के जो बयान दिए जाते हैं हमारी इत्तलात के मुताबिक ये ढील जो है वो डिलिबरेटली दी जाती है। सिर्फ और सिर्फ इस किस्म के वो तमाम एलिमेंट्स जो पार्टी के अंदर मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं या वो समझते हैं कि नहीं जी हमें बड़ा सख्त स्टांस लेना चाहिए। गंडापुर साहब अपने इन बयानात के जरिए उनको बड़े आराम से मोल्ड कर लेते हैं और वो ये प्रूव कर देते हैं कि जनाब देखें मैं भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता हूँ देखें मैं कितनी सख्त ज़बान जो है इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन मतलब अगर ये कहा जाए कि गंडापुर साहब की ज़बान कुछ कह रही है और उनके अमाल कुछ कह रहे हैं तो मेरे ख्याल में गलत ना होगा, क्योंकि वाकई बंद कमरों में हमारे पास भी जो सोर्सेज हैं, मैं सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब के बयान की बात नहीं कर रहा, मुख्तलिफ मीटिंग्स जो उन्होंने अटेंड की हैं उसमें किसी किस्म की कोई बदतमीजी नहीं, कोई सख्त ज़बान नहीं, और जब जहां पे उन्होंने नरमी दिखानी होती है वो बहुत नरमी दिखाते हैं। वहां पे किसी किस्म का आपको गंडापुर साहब का ये रूप आपको उन मीटिंग्स में नजर ही नहीं आता। अच्छा, एक और एंगल पर हम बात करते हैं केपी सेनेट इलेक्शन। गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान का इंतहाई सख्त बयान सामने आया जिसमें एक मुतालिबा किया गया कि अगर अली अमीन गंडापुर को हटा दिया जाए, वज़ारत आला से तब्दीली अंदर से आ जाए, PTI के अंदर से तब्दीली आ जाए, कोई नया वज़ीर आला आ जाए, तब सेनेट में तावन हो सकता है, बात आगे बढ़ सकती है। और आज सख्त बयान आया अली अमीन गंडापुर की जानिब से। मौलाना को एक बार फिर रिवायती जो उनकी ज़ुबान है उसमें जवाब दिया गया। क्या सूरत हाल है? देखिए, मेरे ख्याल में ये दिस हैज मोर टू डू विद लोकल कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसको आप नेशनल पॉलिटिक्स के पैराहे में इसको मत देखिए। ये बेसिकली डेरा इस्माइल खान की लोकल पॉलिटिक्स है जिसमें गंडापुर साहब का और मौलाना फजलुर रहमान का आपस में 1-on-1 वहाँ पे मुकाबला होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेरे ख्याल में हर रहनुमा को, चाहे बैरिस्टर गौहर हों, सलमान अकरम राजा हों, उनको इस बात का पता है कि गंडापुर साहब की सीट बहुत मजबूत है, उनको किसी सूरत जो है वो रिमूव नहीं किया जा सकता। बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अभी जब ये हम KP बजट की बात कर रहे थे, जब उसे पास किया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वर्करों की जानिब से, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की जानिब से एक पूरी कैंपेन का आगाज हो गया कि जनाब गंडापुर साहब ने किस तरह कर दिया, उनसे इस्तीफा लिया जाना चाहिए और किसी सूरत जो है वो अब चीफ मिनिस्टर की सीट के ऊपर कंटिन्यू नहीं करने चाहिए। उसके काउंटर को करने के लिए, उस सारे प्रेशर को दबाने के लिए पूरा एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वहां पर आई और सबने अली अमीन गंडापुर साहब की जो चीफ मिनिस्ट्री है उसके ऊपर पूरे एतमाद का उन्होंने इजहार किया। और फिर ऐसे बयान भी दिए गए शेख वकास अकरम की जानिब से और दीगर रहनुमाओं की जानिब से कि जी इवन इमरान खान साहब ने भी जो है उनकी वजारत आला के हवाले से पूरे एतमाद का इजहार किया है। तो मेरे ख्याल में इस किस्म की कोई मूव जो है, मेरा नहीं ख्याल ऐसा हो सकता है। गंडापुर साहब का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग क्लाउड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद है, ना उनको हटाया जा सकता है इस वक्त और ना उनको हटाने की कोई कोशिश होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो अपनी एक लोकल राइवलरी को जो है वो सेटिस्फाई करने की खातिर मेरे ख्याल में इस किस्म का बयान दे रहे हैं। और इसीलिए मेरे ख्याल में गंडापुर साहब ने भी आज एक काउंटर बयान इसीलिए दिया कि जनाब उन्होंने चैलेंज किया कि मेरा भाई जो है मेरी सीट से इस्तीफा दे देता है, आप आ जाए ज़िमनी इंतखाब मेरे साथ लड़ लें।
और मेरे ख्याल में मौलाना साहब वहां तक जाना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि गंडापुर साहब की या उनके भाई की वाकई अपने हल्के के अंदर पोजीशन जो है बहुत स्ट्रांग है। सियासी बयानात की हद तक कि मेरे ख्याल में दोनों रहनुमाओं के बयानात को लेना चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें अली अमीन गंडापुर साहब की पोजीशन की, जो आप कह रहे हैं बहुत मुस्तहकम है, तो क्या केपी असेंबली में कुछ ऐसे फैक्शंस भी पाए जाते हैं जो अली अमीन गंडापुर से नाराज होकर उनकी तब्दीली की राह हमवार कर सकें? कि ऐसी सूरत आपको दिखाई दे रही है मुस्तकबिल करीब में? क्योंकि बहुत सारे हलकों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो हुकूमतें हटाते हैं वो भी अली अमीन साहब की हुकूमत इस वक्त हटाने में इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप मेरे ख्याल में बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। मेरे पास भी यही इतलात हैं कि वो ना ऐसी कोई हुकूमत को हटाने की कोई मूव है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आप खुद इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि जब मखसूस नशिस्तों के हवाले से जब ये फैसले आए तो गुफ्तगू स्टार्ट हो गई कि शायद अब केपी के अंदर जो है वो कोई हुकूमत की तब्दीली की जो है वो हवाएं चल पड़ी हैं। तो उसको डिनाई करने के लिए मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमाओं ने खुद आके कहा कि नहीं जी, हम लोग केपी की हुकूमत को हिलाने के अंदर या उनको हटाने के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जुनैद अकबर साहब का एक फैक्शन है, आतिफ खान का एक फैक्शन है जो वाकई गंडापुर साहब के खिलाफ चलता है और वो ज्यादा खुश नहीं है जिस तरह उन लोगों को साइडलाइन किया गया है। लेकिन उनकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो गंडापुर साहब के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकें फिलहाल। और जाहिर बात है, और अगर ये करना भी हुआ कि कोई ऐसी मूव करनी भी हुई तो उसके लिए उस फैक्शन को ऑपोजिशन के रहनुमाओं यानी कि मौलाना फजल रहमान या मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी, इनके साथ मिलकर ही कोई ये मूव हो सकती है। लेकिन अगर वो इस मूव करने की कोशिश करते हैं तो जाहिर बात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गद्दारी के जुमरे में आएगा और मेरे ख्याल में वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, वो फैक्शन इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकता। आखिरी सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे, जब अली अमीन गंडापुर साहब इतनी स्पेस दे रहे हैं कि 5 अगस्त जो कि अब 20 दिन से भी कम वक्त रह गया उसके आने में, उसके बजाय 90 दिन का एक बड़ा सा स्पैन दे रहे हैं, तो हुकूमत भी रिलैक्स हो जाएगी? आपको नहीं लगता कि मामला ठंडे की तरफ जा रहा है हुकूमत के लिए परेशानी की आने वाले दिनों में? कोई बात नहीं है पीटीआई के एहतजाज पर लेकर। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत बड़े कंफर्ट जोन के अंदर बैठी हुई है। उनको ये जो डिफरेंसेस अभी मैंने खुद आपके सामने जो आगाज़ में आपको बताए थे, हुकूमत तक भी ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। उनको पता है इस बात का कि इनके फैक्शंस में आपस में कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब केपी के अपने अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक फैक्शन गंडापुर साहब के खिलाफ है, पंजाब के अंदर अपनी लड़ाइयाँ यहाँ पर चल रही हैं। अभी आज से चंद महीने पहले अभी हमने बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा साहब की आपस की जो लड़ाई थी वो हमने खुलेआम सबके सामने देखी। तो इतने डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो गवर्नमेंट जो है वो जाहिर बात है इस किस्म की जो फैक्शंस हैं उससे फायदा उठा रही है। अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि क्या इमरान खान साहब के साहबजादे पाकिस्तान आते भी हैं या नहीं आते। सो इसलिए मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को फिलहाल तो किसी किस्म का कोई दर्द सर नजर नहीं आ रहा, अनलेस और अनटिल कोई मोबिलाइजेशन के हवाले से कोई बहुत बड़ा मार्का हो जाए और बाकी कोई बहुत बड़ी रैलीज और जलसे जुलूस जो है होना शुरू हो जाए, तब हुकूमत के लिए परेशानी होगी। लेकिन फिलहाल मुझे नंबर्स के हवाले से कोई बहुत ज्यादा हुकूमत के लिए परेशानी नजर नहीं आ रही। वन लास्ट क्विक क्वेश्चन, क्या सलमान अकरम राजा, पंजाब की दीगर लीडरशिप आपको एहतजाज होता है तो उसमें दिखाई देगी जो कि 26 नवंबर के एहतजाज में दिखाई नहीं दी थी पंजाब पीटीआई की क़यादत? मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा साहब को तो कोई फैक्शन ही नहीं है पंजाब के अंदर। वो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के ऊपर ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन अगर वो यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश भी करेंगे तो उनका किसी किस्म का कोई फैक्शन नहीं है। भच्चर साहब ऑपोजिशन लीडर जो पंजाब असेंबली के हैं, उनका फिर भी एक फैक्शन मौजूद है। आलिया हमजा का है, मियाँ असलम इकबाल का भी एक ग्रुप यहाँ पे मौजूद है। लेकिन ऐसा सलमान अकरम राजा साहब की अगर सिर्फ ड्यूटी लगा दी जाए कि जी बाकी सारे कोई काम नहीं करेंगे, आपने इस मूवमेंट को लेकर चलना है, तो मेरे ख्याल में बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मंसूर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और हालिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज होने जा रहा है, इस पर आगे क्या सूरत हाल बन रही है, अपना तजिया दे रहे थे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक और अहम मौजू के साथ हाजिर होंगे। वेलकम बैक। गजा में इस्राएली जारहियत के नतीजे में 57,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों के कत्लेआम और लाखों फ़लस्तीनियों की दर बदली के बाद पिछले दिनों गजा में जंग बंदी की जो उम्मीद पैदा होती नजर आई थी, अब वो उम्मीद इसराइल की सख्त शराइत और गजा पर कब्जा बरकरार रखने की हठधर्मी के बायस दम तोड़ती नजर आ रही है। अहम बात यह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से कुछ दिन पहले ये इम्कान जाहिर किया गया था कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते गजा जंगबंदी मुआहिदा हो सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म के हालिया दौरा अमेरिका के दौरान जंगबंदी के ऐलान का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा था, लेकिन अब इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से जंगबंदी के मुज़ाकरात में डेडलॉक की खबरें सामने आ रही हैं। इसी हवाले से मुज़ाकराती अमल में फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद तंजीम के डिप्टी सेक्रेटरी मोहम्मद अल हिंदी ने कतरी टीवी अल जज़ीरा को बताया कि गजा जंग बंदी मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हैं और इस ताअत्तुल की वजह
इसराइली जारहियत के खात्मे की यकीन दहानी, इसराइली अफवाज का इनखला और गजा में इमदाद की तकसीम का तरीक़ाकार जैसे मामलात का तय न होना है। जबकि रॉयटर्स ने फ़लस्तीनी हुक्काम का हवाला देते हुए खबर दी है कि हमास ने भी इसराइली अफवाज के इनखला का नक्शा मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि इस नक्शे के मुताबिक रफ़ा और गजा के दीगर इलाकों में तकरीबन 40% गजा इसराइल के ज़ेरे कब्ज़ा ही रह जाता है। जिसके बाद अब इसराइली मीडिया की जानिब से कहा गया है कि कल इसराइली अफवाज की जानिब से इनखला का एक और नक्शा पेश किया जाएगा। यानी इसराइल की हठधर्मी की वजह से गजा में जंग बंदी की उम्मीद ख़तरे में है और गजा में रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चों समेत सैकड़ों इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं। कल इसराइल की इंसानियत सोज कार्रवाइयों में 110 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जबकि आज मज़ीद 50 अफराद की शहादत की रिपोर्ट सामने आ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम यूनिसेफ के मुताबिक 2023 में शुरू होने वाली इसराइली जारहियत के बाद से अब तक हर रोज़ औसतन 27 फ़लस्तीनी बच्चे मारे जा रहे हैं, जबकि इस अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गज़ा बच्चों और भूखे अफराद का कब्रिस्तान बन चुका है, जहां रवां साल मई से अब तक तकरीबन 800 फ़लस्तीनी इमदाद की तलाश में मारे जा चुके हैं। अमेरिका और इसराइल की जानिब से गज़ा में भूख का शिकार फ़लस्तीनियों के लिए बज़ाहिर इमदादी कैंप तो लगाए गए हैं, मगर ये इमदादी प्रोग्राम भूख से निढाल शहरियों के लिए दो धारी तलवार बन चुका है। इन इमदादी मराकज़ को लेकर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं कि ये मराकज़ इमदाद की फराहमी के बजाय मौत का जाल बन चुके हैं, जहां लोग जाते तो खाना हासिल करने के लिए हैं, लेकिन वापस उनकी लाश ही आती है। अब अहम बात यह है कि गजा जंग बंदी के खटाई में पड़ते मुज़ाकरात को देखकर पिछले रोज़ इसराइल में भी हज़ारों अफराद एहतजाजी मुज़ाहिरे करते हुए सड़कों पर निकल आए और इसराइली हुकूमत से जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुआहिदा करने का मुतालबा किया। इसके बाद सवाल यह है कि अपने ही मुल्क में जंग बंदी के मुतालबात के बावजूद इसराइल गजा में जंग बंदी पर आमादा होने की बजाय जंग बंदी में रुकावट क्यों बना हुआ है। इसी हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से 6 माह की तहकीक के बाद गुज़िश्ता रोज़ एक तफसीली रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया है कि कैसे इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जंग के ज़रिए अपने इक़्तिदार को तूल दे रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जब 7/2023 को हमास ने इसराइल पर हमला किया, तब नेतन्याहू का सियासी करियर तकरीबन ख़त्म होता नज़र आ रहा था, लेकिन तकरीबन 2 साल बाद जंग अब भी जारी है और नेतन्याहू ने मुल्क में गैर मामूली सियासी ताकत हासिल कर ली है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जुलाई 2023 में जब नेतन्याहू को इसराइल के अंदरूनी इंतशार की वजह से हमास के हमले की पेशगी इत्तला दी गई, तो उन्होंने ये इंटेलिजेंस मालूमात नज़रअंदाज कर दी थी। लेकिन अक्टूबर में हमास के हमले के चंद मिनट बाद ही नेतन्याहू की इब्तिदाई फ़ोन कॉल से ये वाज़ेह हो गया कि वो हमले को रोकने में नाकामी का इल्ज़ाम सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सरबराहान पर डालकर अपने सियासी मुस्तक़बिल को तूल देने की कोशिश करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक जंग के इब्तिदाई घंटों में नेतन्याहू ने इसराइल के हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा की जानिब से कौमी इत्तेहाद की हुकूमत बनाने की पेशकश को ठुकरा दिया और उसके बजाय गजा पर मुकम्मल कब्ज़े की ख्वाहिश रखने वाले इंतहाई दाएँ बाजू के इत्तेहादियों से इत्तेहाद बरकरार रखा ताकि जंग के बायस नेतन्याहू के इक़्तिदार को कोई ख़तरा न हो। मगर इसके नतीजे में हुआ ये कि इस फैसले ने पूरी जंग के दौरान नेतन्याहू को दाएँ बाजू के मुतालिबात का पाबंद बना दिया, ख़ास तौर पर इस मामले पर कि हमास के साथ जंग बंदी कब और कैसे की जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जब जंग बंदी की तरफ पेशरफ्त होती नजर आती तो नेतन्याहू ने अचानक कुछ फ़ौजी अहदाफ को बहुत अहम करार देना शुरू कर दिया, जिनमें पहले वो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे और जिनके बारे में आला फ़ौजी हुक्काम ने भी कहा था कि वो ज़्यादा अहमियत के काबिल नहीं। इन अहदाफ में रफ़ा पर कब्ज़ा और बाद में गजा मिस्र सरहद पर कंट्रोल हासिल करना शामिल था। लेकिन गजा में इसराइल की जंग के 6 माह बाद एक ऐसा वक्त भी आया जब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जंग ख़त्म करने की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने अपने नुमाइंदे को मिस्री सालिसों को अपनी इस पोजीशन से आगाह करने के लिए भी भेज दिया था। लेकिन
इसके लिए उन्हें अपनी काबीना को ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी था। ये अप्रैल 2024 था और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू हमास के साथ 6 हफ्तों की जंग बंदी के मुआहदे के करीब पहुँच गए थे, जिससे यरगमालियों की रिहाई, जंग के खात्मे और सऊदी अरब के साथ तारीखी अमन मुआहदे का रास्ता हमवार हो सकता था। लेकिन नेतन्याहू की हुकूमत कमज़ोर इत्तेहाद पर कायम थी, जो दाएं बाजू के इंतहा पसंद वज़रा की हिमायत से चल रही थी, और ये वज़रा जंग बंदी के सख्त मुखालिफ थे और गज़ा पर दोबारा कब्ज़ा चाहते थे। साथ ही अगर जंग बंदी मुआहदा तय पा जाता तो ये इत्तेहादी नेतन्याहू की हुकूमत भी गिरा सकते थे, जिन्हें 2020 से करप्शन के मुकदमे का भी सामना था। और अगर इस दौरान वो इक़्तिदार से हट जाते तो उनके मुकदमे की निगरानी करने वाले अटॉर्नी जनरल पर से उनका इख्तियार भी ख़त्म हो जाता। इस सूरत हाल से दुचार इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जब एक अहम काबीना इजलास के दौरान मंसूबा पेश करने वाले थे तो वज़ीर ख़जाना बज़लेल स्मोट्रिच ने धमकी दी कि अगर ऐसा मुआहदा पेश किया गया तो वो नेतन्याहू हुकूमत से इत्तेहाद ख़त्म कर देंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस सूरत हाल में नेतन्याहू को अमन या अपनी सियासी बका के 2 रास्तों में से एक का इंतखाब करना था, और उन्होंने हज़ारों मासूम जानों के बजाय अपनी सियासी बका को तरजीह दी, जिसके बाद जंग तकरीबन 2 साल गुजरने के बाद आज भी जारी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।